हेलो एवरीवन। चलो, ट्यूसडे को क्लास नहीं ले पाई मैं बेटा, उसके लिए बहुत सॉरी। इसीलिए मैंने आज वेंसडे है तब भी आज मैंने क्लास रख लिया, क्योंकि ये जो लड़के होते हैं ना, कोई भी उम्र हो, लड़के सारे एक जैसे होते हैं, है ना। मेरा भी बेटा वही हालत है जो बाकी लड़कों का होता है, और वो भी अपना हॉलीडे होमवर्क लास्ट मोमेंट में और लास्ट डे करता है, और उसके साथ बैठना पड़ता है, वरना उसको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। और जब मैं डांटती हूँ तो उसका कि मुझे बैठना पड़ता है, क्लास छोड़ना पड़ता है, तो हिज आंसर इज कि सारी मम्मी कराती है। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूं और कोई मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर रही हूं उसको हेल्प करके। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, मेरी हालत मेरे घर में बिल्कुल वैसे ही है। चलिए, हम लोगों ने 130 तक कर लिया था इडियम्स एंड फ्रेजेस, और उसके आगे चलते हैं। पेज नंबर हमारा 131 था। 130 तक कर चुके थे हम लोग, 131 से आना है, राइट। चलो सुनो, गो टू रैक एंड रूइन। रूइन का मतलब बेटा, रूइन का मतलब बर्बादी होता है ना। अगर कोई चीज रूइन हो चुका है, इसका मतलब वो खत्म या बर्बाद हो चुका है। तो गो टू रैक एंड रूइन का मतलब हो गया बर्बाद होना। बेटा, एक शब्द का भी अगर अर्थ मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि क्या मीनिंग है ना। सो योर लाइफ विल गो टू रैक एंड रूइन इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। क्या आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है? योर लाइफ में गो टू रैक एंड रूइन इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। इसका मतलब अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी का सर्वनाश हो सकता है। टू डिके यानी कि सड़ जाना, गेट डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट आओ, गुड सेमेरिटन। बेटा, सेमेरिटन का मतलब भी जैसे कह सकते हो अच्छा व्यक्ति होता है, लेकिन जनरली ये इडियम्स एंड फ्रेजेस में जो आता है वो गुड सेमेरिटन के नाम से आता है। अगर आपने देखा, बहुत सारे ऐसे गुड सेमेरिटन्स थे जो कोविड में सेल्फलेस सर्विस दे रहे थे, है ना। सो वी मस्ट बी थैंकफुल टू ऑल द डॉक्टर्स एंड गुड सेमेरिटन्स। जितने भी अच्छे डॉक्टर्स थे और गुड सेमेरिटन्स थे, उन सबको हमें धन्यवाद देना चाहिए। गुड सेमेरिटन्स मतलब अच्छे लोग। ग्रास विडो, पता है कितनी गंदे गंदे हमारे नियम और परंपराएं थी। मानते थे कि जिन महिलाओं के हस्बैंड्स बाहर होते हैं, यानी कि कोई टेम्पररी सर्विस में बाहर है, कोई मिलिट्री में है, या कहीं और सर्विस कर रहे हैं, या किसी काम से बाहर गए हैं, तो उन लोगों को माना जाता था कि विडो की जिंदगी जियो तुम लोग। विडो का जिंदगी का मतलब क्या कि भाई अगर आप सज धज रहे हो तो जनरली क्वेश्चन उठता है, पता नहीं किसके लिए सज रही है। अरे भैया, मैं आप सब महिलाओं को सिर्फ एक सजेशन दूंगी, यहीं पर ध्यान से सुनना, जितनी भी लड़कियां पढ़ रही है, बेटा खुद के लिए सजो। आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने खुशी के लिए जो करना है खुद के खुशी के लिए करो। कि मुझे कोई देखने वाला हो तब मैं सजूं, या ये क्या मतलब बनता है? मतलब हस्बैंड अगर वहां नहीं है तो वो सजती नहीं थी। जिसे मैंने क्या कहा कि कभी भी ये चीज आप लोग मत कहो कि पता नहीं किसके लिए इतना सजती है। और लड़कियां भी ये ध्यान रखना कि कभी किसी दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए सजो। जानते हो ग्रास विडो कहां से आया है? इसका मतलब है जिसका हस्बैंड बाहर होता था, उनको तैयार होने का बिल्कुल अनुमति नहीं थी, सज धज के नहीं रहना था, और उनको जमीन पे सोना पड़ता था। यानी कि घास, क्योंकि अब समझते हो अभी हमारा सीमेंटेड फ्लोर है, लेकिन पहले क्या था, घास का होता था जमीन पे, है ना, घास वास उगे रहते थे। तो ग्रास विडो कहा जाता था उनको कि भाई जमीन पे सोना है उनको। ठीक है ना, कई जगह पे इसको ग्रास को क्रॉस भी कर दिया गया। सो ग्रास विडो होता था कि जो जमीन पे सोती थी। ठीक है, क्लियर? बताओ, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, ग्रीस द पाम। यार कुछ पैसे मिल जाते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाता है ना। तो पैसे मिल जाते, जब देख रहे हो, कहते हैं दो दो तरह से इशारा करते हो। एक तो हाथ में खुजला के, है ना, तो पाम जब ईच करता है आपका, ईचिंग, पाम ईचिंग जो करते हैं, वो भी होता है कि पैसे कुछ दोगे तो काम जल्दी हो जाएगा आपका। जितने भी सरकारी बाबू होते हैं उसके लिए ये दो चीजें बहुत अच्छे से वो जानते होंगे कि हाथ ऐसे से रगड़ना, कुछ खर्चा पानी मिलेगा, चाय पानी का कुछ पैसा मिलेगा, है ना, ऐसे ऐसे हाथ वो घिसते थे। और दूसरा तरीका होता था उनका
ऐसे से हाथ खींचने का, दूसरा तरीका होता था ऐसे करके दिखाने का। ये दोनों बेटा दोनों ईडियम है। अभी दूसरा ईडियम आने वाला है। पहला ईडियम देखो, ग्रीस द पाम, यानी हाथ एक दूसरे से तब ना फिसलेगा यार, कुछ चिकनाई हो तभी तो। इसका मतलब पाम ग्रीस कर रहे हो यानी रिश्वत दे रहे हो। देखो रिश्वत देना, यू शुड नॉट ग्रीस द पाम ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। समझ में आया? कभी भी किसी सरकारी नौकर के हाथ में आप कभी रिश्वत मत दीजिए। डू नॉट ग्रीस द पाम ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। होता है कई लोग कहते हैं मैम हमें इंस्पेक्टर बनना है। अरे भैया तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना क्यों चाहते हो? एक्साइज में तो बहुत सुंदर लगते हो एकदम वर्दी के साथ, प्रिवेंटिव में तो और सुंदर लगोगे एकदम व्हाइट व्हाइट वर्दी में, है ना? बोलो। लेकिन ना, हमें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट द पीपल टू ग्रीस द पाम, राइट? नेक्स्ट आओ, ग्रीन रूम। जनरली बेटा पहले के जमाने में होता था ग्रीन रूम। एक रूम होता था जहां पे व्हाइट ग्रीन पर्दा ही होता था जनरली, और उस पर्दे के अंदर बैठ के, उस रूम के अंदर बैठ के ये जो एक्टर्स होते थे वो तैयार होते थे। अब तो वो लोग अपना वैनिटी वैन खरीदते हैं यार, आलिशान वैन होते हैं, करोड़ों में ऐसा वैन आता है। अब तो शाहरुख खान, सलमान खान के अपने ऐसे वैन है कि उसके अंदर तो पूरा एक परिवार सो जाए, ऐसे वैन बना के रखते हैं उन लोग, है ना? लेकिन ग्रीन रूम पहले के जमाने में होता था, ये अभिनेता अभिनेत्रियों के तैयार होने के लिए एक रूम होता था। ठीक है? नेक्स्ट आओ, ग्रिस टू वंस मिल को आप ग्रिस टू द मिल कर दो। एक सेकेंड बेटा, ये ग्रिस टू द मिल कर दो। ग्रिस्ट का मतलब ही होता है फायदेमंद। ठीक है? ग्रिस टू द मिल का मतलब होता है फायदेमंद साबित होना, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। सो आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा अगर कोर्स कर सकते हो कर लो, दैट विल ग्रिस टू द मिल। मतलब भाई ठीक है, जैसे आजकल कितने लड़के होते हैं जो अलग से बीएड करके रख लेते हैं, अलग से कुछ और कोर्स करके रख लेते हैं कि अगर बाय चांस हमारा नहीं हुआ तो हम इसी के थ्रू कोई और नौकरी ले लेंगे। दैट विल ग्रिस टू द मिल, इसका मतलब फायदेमंद साबित होगा, है ना? कई बार सो कहते हैं सेकेंड ऑप्शन खोल के रखना। अगर मेनी टाइम्स यू हैव सम ऑप्शन in hand because you want to that course to be advantageous when you do not get a job, that will grist to the mill. Clear? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? मोनिका मोस्ट वेलकम। मैं तो कहती हूँ यार बैच वाले आके यहाँ कर लो, लेकिन तुम लोग ना, हमें तो वहीं पढ़ना है ना? हमने पैसे दिए, हम फ्री में क्यों पढ़े? स्पोकन का बुक बेटा, अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, दिल्ली में लॉकडाउन जो बढ़ा था ना वो एक एक सप्ताह करके बढ़ा है, और हमने कोशिश की थी लॉकडाउन में किसी तरह छपवा लूं, लेकिन बेटा ना लेबर्स अवेलेबल था, ना ही प्रिंटिंग प्रेस अलाउड था फंक्शन करने का। प्रिंटिंग प्रेस ऐसी भी चीज नहीं होती जो चोरी छुपे आप चला सकते हो, उसमें काफी आवाज होता है ना, जब बुक्स प्रिंट होते हैं तो इसीलिए लॉकडाउन में नहीं हो पाया। तो अब लॉकडाउन खुल गया है कल से, लेकिन हाँ हम लोग कोचिंग वालों को तो अब हम लोग का पेट नहीं होता। कोचिंग सेंटर्स और जो प्राइवेट टीचर्स है ना बेटा, उनका पेट नहीं होता, उनका सिर्फ सीधा इसोफेगस के बाद सीधा इंटेस्टाइन होता है। ठीक है? मतलब ऐसा माना जाता है, क्योंकि देखो ना, सिर्फ प्राइवेट टीचर्स को ही अलाउड नहीं है फंक्शन करने का, बाकी सब धीरे धीरे खुल रहा है। तो स्पोकन की बुक बेटा प्रिंटिंग होनी शुरू हो चुकी है, अब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और स्पोकन का बुक में एक स्पोकन का 93 पेजेस का डिक्शनरी है। याद रखना, वो सारी वोकैबुलरी आपको एकदम यहां होने चाहिए, एकदम यहां पे, है ना? क्योंकि वो स्पेलिंग सहित अच्छा होना चाहिए आपको। उसका रीजन क्या है पता है? वो स्पेलिंग, वो वर्ड्स आप स्पोकन में इस्तेमाल करते हो यार, ये सब नहीं करते हो। ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये सारे सेंटेंसेस आप इस्तेमाल करने लगो तब तो इसका मतलब इंग्लिश का लेवल आपका हाई हो गया। समझ में आया? जैसे मैंने कहा, यू शुड नॉट ग्रीस द पाम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आप स्पोकन जनरल करोगे तो कहोगे यू शुड नॉट गिव क्या हो गया? आ ठीक है, एक सेकेंड यार। एक मिनट।
यू शुड नॉट ब्राइब द गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, ठीक है। ग्रीस द पाम का मतलब हो गया ब्राइब समवन, देखो लिखा होगा टू ब्राइब, ठीक है। क्लियर, बताओ इस पेज को। चलो बेटा, जो आप स्पोकन की बात पूछ रहे थे, स्पोकन मेरा 16 जून को नया बैच आ रहा है। स्पोकन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसमें हम आपको बोलना सिखाते हैं, इसमें हम लोग वो सेंटेंसेस सिखाते हैं जो सेंटेंसेस आप रियली में यूज करोगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया आपको, क्लियर, कि यू डू नॉट ग्रीस द पाम, यू शुड नॉट ग्रीस द पाम के बदले में हम लोग अगर जनरल इंग्लिश बोलेंगे तो कहेंगे यू शुड नॉट ब्राइब, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, हेल्सियन डेज। ध्यान से देखो बेटा, हेल्सियन डेज क्या होता है, सुनो ध्यान से। ये एक स्टोरी है जो माना जाता है कि ऐसा माना जाता है, जो सेलर्स होते हैं ना, इन लोग के बीच में बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास फैले रहते हैं। तो जो सेलर्स होते हैं, जो नाविक होते हैं, जब वो देखते हैं एकदम सी शांत है, बिल्कुल एकदम कुछ भी उथल पुथल नहीं है, तो वो ये मानते हैं कि जो एक काल्पनिक पंछी जिनको ओरिजिनल मानते हैं कि हाँ है, उसको हेल्सियन कहते हैं। हेल्सियन ऐसे पंछी है जो कहते हैं अपना अंडा सी के लहरों पे देती है, यानी समुद्र के लहरों पे ही अंडा देती है, ठीक है। हालांकि मैंने कह दिया ये सब सिर्फ एक तरह का सुपरस्टिशन है, यानी कि अंधविश्वास है। तो जब वो अंडा देती है ना सतह पे, तो कहते हैं जो सी का भगवान है, यानी सी गॉड जो है, सी गॉड ये सोचता है कि अरे मैं ज्यादा तेज लहरें मारूंगा तो ये अंडे तो फूट जाएंगे, इसलिए सी गॉड क्या करता है, बिल्कुल शांत कर देता है, सी को शांत कर देता है। तो इसी कहते हैं कि हेल्सियन डेज है, मतलब एकदम शांत है। अब इससे बना हुआ इडियम क्या है, हेल्सियन डेज। हेल्सियन डेज का मतलब होता है खुशखबर दिन, खास कर जानते हो इसको यूज करते हैं पास्ट डेज के लिए, है ना। तो क्या करते थे उस समय, तुम करते क्या थे, नथिंग, आई जस्ट एंजॉयड माई हेल्सियन डेज, है ना। इसीलिए अभी देखते हो कितना चिंता फिक्र है आपको, मैम सीजीएल कब होगा। बेटा जब कोरोना कम होगा तो सीजीएल का डेट निकाल देगा, आपसे पूछ के थोड़ी निकालेगा, तब अफरा तफरी मचेगी। इसलिए कह रहे हैं बेटा पढ़ाई अभी जारी रखो, ठीक है। तो अभी बहुत टेंशन आपको, लेकिन जब आप 12th कर रहे थे, जब 10th कर रहे थे, जब उसके पहले क्या था, आई एंजॉयड माई हेल्सियन डेज, मतलब पीसफुल लाइफ थी, कोई पंगा नहीं था लाइफ में, कुछ भी टेंशन नहीं था। आई जस्ट एंजॉयड माई हेल्सियन डेज। समझ में आ रहा है, क्लियर। बेटा बैंक पीओ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, ये ध्यान रखना। जैसे बैंक पीओ में ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स करना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेरा एक बैच ले लेना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अभी मेरा आने वाला है बैच नंबर 18 15 तारीख को, ठीक है। नेक्स्ट इज हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल आप देखोगे जो कम्युनिस्ट होते हैं ना बेटा, कम्युनिस्ट का एक झंडा होता है लाल रंग का, उसमें एक हैमर बना होता है, एक हथौड़ा बना रहता है, और एक सिकल, सिकल देखते हो, सिकल का इस तरह का साइन रहता है ना, ये सिकल शेप जो होता है इस तरह का रहता है, ऐसे बना रहता है, ठीक है, जिससे आप फसलों की कटाई करते हो, है ना। तो वो सिकल होगा, एक हैमर होगा, हैमर मतलब हथौड़ा। तो वो हथौड़ा और सिकल साइन किस चीज का है, खुद सोचो बेटा। कम्युनिस्ट पार्टी बनी क्यों थी, ये जो आपके कार्ल मार्क्स वगैरह ने जो बनाया था, वो क्यों बनाया था, ये कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी पर था कि भाई ये जो कैपिटलिस्ट है, जिनके पास पूंजी है, पूंजीवाद, ये हमारा शोषण करते हैं, असली मेहनत तो हम कर रहे हैं, ये जो खड़े हैं इमारतें बड़े बड़े फैक्ट्रीज के, ये हमारे खून पसीने से बना हुआ है, तो हम हुए ना मालिक, है ना। तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग अपने मेहनत से इस दुनिया पे राज करेंगे, और ये वर्कर्स को ये कहा गया था कि हम समाज के जो लोग हैं, हम यहाँ पे शासन करेंगे, और हम लोग इनके जो एक तरह से बंधन में हैं, हम लोग जो एक तरह से टॉर्चर होते हैं, हम लोग एक्सप्लॉइट होते हैं, उससे मुक्त हो जाएंगे, उसका प्रतीक था। इसलिए हैमर एंड सिकल वाज द सिंबल ऑफ समाजवाद, जिसको कहते हैं कम्युनिज्म का प्रतीक था, ठीक है ना, इक्वालिटी का प्रतीक था, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश बुक का रिव्यू, बेटा रिव्यू तो तब आएगा ना जब आपका बुक आएगा। इसलिए मैंने कहा ना आपको पहले शुरुआत में क्या कहा कि इतने दिनों से लॉकडाउन था बेटा, 2 दिन पहले तो खुला है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो ना। और मेरे बुक्स के रिव्यूज बेटा हमेशा अच्छे होंगे, ईमानदारी से कोई स्टूडेंट दे तो, जलन से कुछ लोग दे देते हैं, ठीक है, वो अलग चीज है,
लेकिन बच्चे मेरे जो होते हैं ईमानदारी से ही देते हैं, बाकी कॉम्पिटिटर्स कुछ एक दो लिख देते हैं ऐसा। मेरे बुक्स बेटा मैं खुद लिखती हूँ, कहीं से कॉपीड एंड पेस्टेड नहीं रहता, इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहो, क्वालिटी वाइज बिल्कुल निश्चिंत रहो। अब मेरा नंबर है यार आप लोग के पास 8860330003, एक बार पढ़ लेना और रिव्यू दे देना। मेरा वॉल्यूम 1 का जो रिव्यू था वो कल मैंने फेसबुक में डाला है, कम से कम फेसबुक में तो मुझे फॉलो कर लो, सारे एग्जाम्स के सारे नोटिफिकेशन में देती हूँ उसमें। हैमर एंड टोंग्स, टोंग्स का मतलब बेटा चिमटा होता है। अब हैमर सोच लो ना यार, हैमर जो भी इस्तेमाल करेगा वो इस्तेमाल करेगा मेहनत करने के लिए। टोंग्स तो टोंग्स जैसे महिलाएं इस्तेमाल करती है घर में, तो हैमर एंड टोंग्स किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा यार, समझ लो ना, बहुत अधिक मेहनत से, विद ग्रेट एफर्ट। आई हैव अर्नड दिस नेम एंड फेम विथ हैमर एंड टोंग्स, मतलब बहुत मेहनत किया है ना। आई हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू अर्न दिस नेम एंड फेम। तो उसी को अगर मैं ईडियम एंड फ्रेज में लगाना चाहूं तो क्या कहूंगी, आई अर्नड माई मनी विथ हैमर एंड टोंग्स, मतलब बहुत अधिक मेहनत से मैंने ये पैसा कमाया। समझ में आया। हैंड एंड ग्लव विथ, सुनो ध्यान से, हैंड एंड ग्लव विथ इसका मतलब बेटा अच्छे सहयोग को काट के आप लिख दो 60 गांठ में। ठीक है ना, ये लिख दो हिंदी में 60 गांठ में। दिव्या इंग्लिश तो सब दोनों में हो जाएगा आपका एक साथ, लेकिन मैथ्स पीओ और एसएससी में बहुत डिफरेंट होता है, रीजनिंग बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, हैंड एंड ग्लव विथ, सुनो ध्यान से क्या है भाई, आप किसी काम में साथ में हो, हाथ तुम्हारा भी है उसमें, एंड ग्लव्स मतलब यार ग्लव्स तो तब पहनते हो जब कुछ गलत काम करने वाले हो, यानी हैंड एंड ग्लव विथ का मतलब है 60 गांठ में, इन क्लोज कोऑपरेशन, है ना। अगर मैं ये कहूं कि अच्छा उसके डेथ में, उसके सुसाइड में, तो जितना अगर आप रिया को बदनाम कर रहे हो उतना तो उसके फ्रेंड्स भी थे, है ना। उसका जो फ्रेंड था वो भी तो उसी के घर में था, रिया तो उसके घर में भी नहीं थे, सुशांत सिंह राजपूत के घर में उस समय। तो यू कैन से हिज फ्रेंड्स वर हैंड एंड ग्लव विथ हिज गर्लफ्रेंड, है ना। हिज फ्रेंड्स वर हैंड एंड ग्लव विथ हिज गर्लफ्रेंड इन द सुसाइड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन मेरा मानना यह है भाई, अगर आप कहोगे नहीं वो सुसाइड किया है, तो सुसाइड क्यों किया उसके तो रीजन ही पता नहीं चले अभी तक। लेकिन आप कहोगे ना ना रिया का ही नहीं, उसके दोस्तों का भी ये भी गलती थी, उसके दोस्त भी इसमें शामिल थे, तब आप क्या कहोगे, तब कहोगे दोनों के बीच में 60 गांठ था। हिज फ्रेंड्स वर हैंड एंड ग्लव विथ हिज गर्लफ्रेंड। लेकिन मेरा मानना है यू शुड नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंप टू एनी कंक्लूजन, किसी कंक्लूजन पे नहीं आइए तुरंत, वेट फॉर द सीबीआई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट, है ना। इसीलिए सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट का इंतजार करिए, ठीक है। हैंग बाय अ थ्रेड, एक धागे से लटका हुआ। अब सोच समझते हो, एक धागे से लटका हुआ, भाई धागा टूटा वो फूटा, राइट। अगर किसी के आप हेल्थ के बारे में पूछ रहे हो, यार सुना था उसको कोविड हो गया था, क्या हालत है उसका, उसकी हालत क्या है, तो कहोगे हिज लाइफ हैंग्स बाय अ थ्रेड। इसका मतलब यार जान बिल्कुल एक थ्रेड से लटकी हुई, कब जाएगा कब खत्म कुछ पता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इन अ रिस्की सिचुएशन, बहुत नाजुक स्थिति में होना। जैसे मैंने कहा कि भाई कोविड हुआ था, उसे क्या हाल है उसकी, तो आप क्या कहोगे, हिज लाइफ हैंग्स बाय अ थ्रेड, हिज लाइफ इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड। इसका मतलब भाई एक धागे से लटका है, कब क्या खबर आएगी कुछ पता नहीं। समझ में आया। हार्ड नट टू क्रैक, नट समझते हो, चलो एक वॉलनट ले लो, है ना। वॉलनट का मतलब अखरोट, राइट। तोड़ने की कोशिश करो नहीं टूटेगा। एक मूंगफली ले लो, तोड़ने की कोशिश करो, वो भी तो नट ही है, आराम से टूट जाएगा, है ना। ग्राउंड नट जिसको कहते हैं, मूंगफली को, आराम से टूट जाएगा। लेकिन कहोगे वॉलनट भाई इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। अगर इस एग्जाम की बात अगर मैं कहूं, यार ये एग्जाम तो बहुत डिफिकल्ट है, इसका सिलेबस देखो कितना है, इट विल बी अ हार्ड नट टू क्रैक, है ना। अगर आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है तो क्या कहोगे, इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। लेकिन बेटा कई लोग कहते हैं ना कि मैम आई हैव क्रैक्ड द एग्जाम, बेटा गलत इंग्लिश है।
यू डोंट क्रैक द एग्जाम। एग्जाम कोई नट थोड़ी है जो क्रैक कर लिया। तो कहते नहीं मैम आपने तो कहा था हार्ड नट टू क्रैक। भैया मैंने ये ईडियम यूज किया है, एग्जाम के साथ नट यूज नहीं कर लिया था मैंने। आई हैव पास्ड द एग्जाम या आई हैव क्लियर्ड द एग्जाम होता है, आई हैव क्रैक्ड द एग्जाम गलत है। ठीक है। अतुल अटल मिश्रा, बेटा कंपल्सरी इंग्लिश में हम आपको ट्रांसलेशन सिखाते हैं ताकि आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने की आप कोशिश कर सको। स्पोकन में आसान सेंटेंसेस होते हैं और जो कंपल्सरी इंग्लिश में होते हैं थोड़े डिफिकल्ट सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन टेंस तो सेम ही होगा। तो मैं कंपल्सरी इंग्लिश में डिफिकल्ट सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सिखाती हूँ, ऐसे, प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन, लेटर राइटिंग, ये सब कराती हूँ, और स्पोकन उसमें इंक्लूडेड रहता है। एसएससी वगैरह से रिलेटेड इंग्लिश स्पेशल जो बैच है उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, जिसमें एसएससी, बैंक पीओ, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स है ना, DSSS, ये सारे एग्जाम्स होते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल अलग है। कंपल्सरी इंग्लिश में मैं आपको लिखना सिखाती हूँ कि कैसे आपको टेंस और वोकैबुलरी सब मिला के सही लिख सको। ठीक है। और इसमें मैं आपको डिफरेंट ये एग्जाम, अब बताओ ये सब चीजें ये कभी आप अपने स्पोकन में इसमें से 40 से ज्यादा कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। 350 है लेकिन इसमें 40-50 से ज्यादा कभी अपनी लाइफ में इस्तेमाल ही नहीं करते। राइट। तो मैंने क्या कहा था अभी, एग्जाम्पल, आई हैव क्लियर्ड द एग्जाम, आई हैव क्रैक्ड द एग्जाम नहीं होगा। हाँ, एग्जाम से रिलेटेड मैं कहूंगी यार ये एग्जाम ऐसे ही क्रैक कर लोगे तुम, ये गलत है। मुझे ऐसे बोलना चाहिए, दिस एग्जाम यू इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक, यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू क्लियर द एग्जाम। समझ में आया? बोलो। देखो ये मेरा स्पोकन इंग्लिश का बुक है और मैं फ्रैंकली बताती हूँ हर बुक में ये दावा मैं कर सकती हूँ, मैंने उसमें बहुत मेहनत किया। बेटा जिस समय लॉकडाउन शुरू हुआ मेरा स्पोकन का बैच शुरू हुआ था, लॉकडाउन 2020 में, और अब जाके ये बुक आ रहा है। और समझते हो स्पोकन का 10th बैच है, कंपल्सरी इंग्लिश का 10th बैच है। इसका मतलब ये पूरी बुक 10 बार प्रूफ रीडिंग हो चुकी है। ठीक है। और इसके साथ जो वोकैबुलरी का मैं आपको डिक्शनरी दूंगी, 93 पेजेस का डिक्शनरी है, लेकिन उसमें एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो एसएससी वगैरह के एग्जाम्स वाले। उसमें वो वोकैबुलरी है जो आप डेली यूज में इस्तेमाल करोगे। ठीक है। साथ ही साथ हर चैप्टर पे, हर टेंस पे दुनिया भर के प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और आप लाइफ में जितने तरह के सेंटेंसेस यूज कर सकते हो वो सब इसमें। ठीक है। ये करीबन 450 पेजेस का है। अब आओ नेक्स्ट, हॉल ओवर द कोल। बेटा खाली हॉल का मीनिंग लिखोगे ना तो इसका मतलब होता है घसीटना, टू ड्रैग। कभी अगर खाली हॉल का मीनिंग आ जाए, HAUL, तो इसका मतलब होगा घसीटना। लेकिन हॉल ओवर द कोल्स, क्या घसीट के कोयले के ऊपर ले जा रहे हो? मैंने क्या कहा था, इडियम्स एंड फ्रेजेस में एक छिपा हुआ अर्थ होता है, and that is the meaning of the idiom. So haul over the coal, बुरी तरह से डांटना, फटकारना, बहुत गंदे तरीके से, है ना। So my boss hauled me over the coals. क्यों? Because I came late. बहुत गंदे से उसने मुझे डांटा, फटकारा, इसीलिए कोसना को छोड़ के डांटना कर दो। ठीक है। To take to task, to reprimand, to scold. अपनी किताब लेके बैठे हो ना, लिख लो। ठीक है। बेटा स्पोकन फ्लिपकार्ट में अभी नहीं है क्योंकि इसकी प्री बुकिंग चल रही है। ठीक है। हाफ फिंगर इन द पाई, टू हाफ फिंगर इन द पाई मतलब भाई अगर किसी पाई को सब लोग मिलके खा रहे हो तो सबका हाथ उस पाई में जा रहा है, इसका मतलब किसी काम में शामिल होना। हाफ फिंगर इन द पाई, किसी कार्य में शामिल होना। अगर मैं कहूंगी आपको पता है वो लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप कहोगे मैम आई हैव माई फिंगर इन द सेम पाई, मैं भी उसमें शामिल। सो इफ यू हैव द फिंगर, इफ यू हैव योर फिंगर इन द पाई, इसका मतलब है उस कार्य में शामिल होना, उसी कार्य में आप भी इंक्लूडेड है, टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग। ठीक है। हैव वंस हैंड्स फुल, अगर मुझे केडी लाइव से आएगा मैम एक बैच और ला रहे हैं और आपको लेना होगा, मैं कहूंगी नो आई कांट टेक एनी मोर बैच, आई हैव माई हैंड्स फुल। समझ में आया?
मुझे जबरदस्ती ये लोग एक एक बैच देते चले जाते हैं। मैं कहती हूँ यार पहले ये तो ढंग से खत्म कर लूं। तो उनका कहना है कि मैम आपने कहा था 6 महीने, 6.5 महीने हो गए। बेटा याद रखना, जब मैं पढ़ाती हूँ बिल्कुल तल्लीन होकर पढ़ाती हूँ। और आप कहोगे मैम इतने क्लास हो गए, इतने घंटे हो गए। बेटा घंटे गिन के पूजा नहीं की जाती, ये समझते हो ना? हाँ, गिन के, जो मुझे कहते हैं ना 108 बार आपको ये माला में 108 बार फेरना। मेरा तो ध्यान उस माले पे ही रहता है और उस मोती पे ही रहता है, यार वो कहीं धागा खत्म तो नहीं हो गया, मैंने दोबारा तो शुरू नहीं कर दिया। आई जस्ट डोंट नो वाई काउंटिंग क्यों जरूरी है, मुझे नहीं पता चलता है। इसे कहते हैं गिन के पूजा नहीं करते। तो चलो वहां पे जो पंडित जी बोलते हैं वो करना जरूरी होता है। वो कहते हैं आपको 108 बार बोलना है, तो वही मैं 108 बार बोलती हूँ, है ना। लेकिन जब मैं पढ़ाती हूँ बेटा, तो मैं घंटे गिन के नहीं पढ़ाती हूँ। इसीलिए एक बार अगर क्लास कर लोगे तो फिर आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाओ। हाँ, वंस हैंड्स फुल। मैंने क्या कहा, केडी लाइव वाले मुझे जब तब बैच देते रहते हैं। मैं कहती हूँ नो, आई कांट टेक एनी मोर बैच, आई हैव माई हैंड्स फुल। यानी कि मेरे हाथ भरे हुए हैं, मतलब मेरे पास बहुत काम है। ठीक है, काम की कमी, काम ऐसे लिखना, भरपूर काम होना, भरपूर काम पास में होना, टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। समझ में आया? नरेशन, आकांक्षा, बस इसको खत्म करने दो। इडियम्स एंड फ्रेजेस ये चैप्टर खत्म करके हम नरेशन शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ, वंस वे। अगर आप आके यहाँ पे मान लो हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है ना, और उसके बाद क्लास में बैठ के हा हा ही कर रहे हैं, तो मैं क्या डांटूंगी गुस्से में? मैं कहूंगी यू कैन नॉट हैव योर ओन वे इन द क्लासरूम। समझ में आया? क्लासरूम में तुम्हारी नहीं चलेगी। यू कैन नॉट हैव योर ओन वे इन द क्लासरूम। हैव वंस वे। वंस वे मतलब आपको बोल रही हूं तो योर वे, मेरे लिए होगा तो माई वे। इसका मतलब क्लासरूम में तुम्हारी नहीं चलेगी अपनी इच्छा के अनुसार, द वे वन वॉन्ट्स। अब क्लास में हा हा ही करोगे, आई कैन नॉट अलाउ दिस। यू कैन नॉट हैव योर ओन वे। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। देखो बेटा ये कहां से बना है, ध्यान से सुनना। सुनो, सेवरल आयरन्स इन द फायर कैसे बना है ये देखो। आप देखते हो जो लोहार होते हैं, ब्लैक स्मिथ कहते हैं उसको, है ना। लोहार को देखोगे तो वो क्या करते हैं, वो अपने लोहे जितने आयरन होते हैं, जितने छड़े होती है जिन पे उनको काम करना रहता है, वो सारा का सारा उसमें चूल्हे में डाल के छोड़ देते हैं। ठीक है ना। नवीन बिल्कुल ले सकते हो आराम से बेटा, जो मेरा बैच खत्म होता है वही तो वीओडी बैच होता है। ठीक है, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और खरीद लो। वो क्या करते हैं ना, जितने आयरन चूल्हे में डालें बेटा, सब पर उनको काम करना है ना। तो इसका मतलब कई आयरन डाल दिए, इसका मतलब दिन भर उसी में लगा रहेगा, क्योंकि गर्म होगा तो उस पर तो आपको काम करना है, वरना गर्म क्यों कर रहे हो, राइट। तो इसका मतलब होता है आयरन इन द फायर, मतलब जो काम हाथ में हो। तो सेवरल का मतलब कई, सेवरल आयरन इन द फायर का मतलब कई काम हाथ में। अगेन फिर मैं वही एग्जांपल दूं, जब अगर मुझे केडी लाइव ने कहेगा कि प्लीज एक और बैच ले लो, मैं कहूंगी आई कैन नॉट टेक एनी मोर बैच, आई हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। मेरे हाथ में कई